हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाले हैं। ठीक है, जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ज़रूर आता है। उदाहरण सहित हम आज के टॉपिक देखेंगे। ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी रासायनिक समीकरण को प्रतीक तथा सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग सूत्र होते हैं। जैसे कि मानो सोडियम है, सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिसके अलग अलग सूत्र होते हैं, अलग अलग प्रतीक होते हैं। अब मान लो गैस दी हुई है हमें, गैस को हम कभी भी सिंगल नहीं लिख सकते, गैस के नीचे हमेशा टू डिनोट ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब मानो हमारे पास ये एग्जांपल दे रखा है रासायनिक समीकरण का। रासायनिक समीकरण होता क्या है, मतलब कि रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि दो हमें अभिकारक दिए होते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक दिए होते हैं। उनको मिला के जो हमारा एक उत्पाद बनता है उसे ही हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मानो मैग्नीशियम दे रखा है हमें, ठीक है, और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन की सहायता में मान लो जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्साइड मिलती है। ठीक है, जैसे मान लो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है हमारा, Mg, और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, मैग्नीशियम की वैलेंसी हमारी 2 है। वैलेंसी निकालना मैं आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, मैग्नीशियम की प्रतीक क्या है, Mg, और इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। ठीक है, अब दे रखे हमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं, और ऑक्सीजन एक गैस है तो हम इसको सिंगल नहीं लिख सकते। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, ये वातावरण में फैलकर मतलब कि अभिक्रिया कर लेती है दूसरी ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इसको हमेशा O2 में लिखते हैं। ये दोनों क्या है हमारे पास, ये दोनों है हमारे पास अभिकारक। अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो MgO प्राप्त होता है। ठीक है, MgO, जो MgO क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ओके, अब MgO कैसे प्राप्त होगा, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, दोनों की 2-2 वैलेंसी आपस में कट जाती हैं। तो ठीक है, MgO प्राप्त होता है, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही हमारी रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण है। अभिकारक क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया, वे पदार्थ, मान लो कोई एलिमेंट दे रखा है, ठीक है, वो आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, क्रिया करके एक नया पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक अभिक्रिया करेंगे, साथ में क्रिया करेंगे। अकेला तो क्रिया कर नहीं सकता ना, उसको दूसरे की जरूरत पड़ती है क्रिया करने के लिए। अगर दो आपस में क्रिया करके एक नया कुछ बनाते हैं, मतलब एक जैसी ही क्वालिटी वाला एलिमेंट उत्पन्न करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उत्पाद क्या होता है, वे पदार्थ जो अभिकारकों की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। यानी कि अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं तो जो भी उत्पाद बनाते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जैसे सूत्र ये दे रखा है हमें Na+Cl। ठीक है, तो Na क्या हो गया हमारा, सोडियम हो गया। ठीक है, सोडियम हो गया, और Cl क्या हो गया हमारा, क्लोरीन हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमें मिलता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब Na क्या है और प्लस Cl, ये दोनों हमारे पास अभिकारक हैं जो कि अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं। यानी कि सोडियम प्लस क्लोरीन इक्वल टू क्या बना रहे हैं, ये NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा क्या होता है, नमक होता है, जो हम खाते हैं ना, घर में यूज करते हैं, वो यही है NaCl। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संयोजन अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया भी बहुत प्रकार की होती है। ठीक है, उसमें से एक है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक नया एकल उत्पाद बनाती है। यानी कि दो या दो से अधिक उपकारक मिलते हैं और आपस में मिलकर अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मान लो ये रहा सी यानी कि कार्बन। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रहा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड में मिलेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो भी एक गैस है। तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्या रहे, हमारे अभिकारक रहे, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। अब उसका उल्टा है वियोजन अभिक्रिया, सेम इसकी उल्टी होती है, अपोजिट होती है। इसमें दो अभिकारक मिलके
एक उत्पाद बनाते हैं, इसमें एक उत्पाद टूटकर दो उत्पाद बनाते हैं, एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जुड़ के बनते हैं, इसमें टूट के बनते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें केवल एकल अभिकारक दो या इससे अधिक उत्पाद बनाता है, मतलब मान लो एक हमारे पास अभिकारक होगा, वो टूट के या फिर अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल रहा ये सी ए इक्वल टू कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड ये रहा, और इसको हम जब अभिक्रिया करते हैं तो CaO मिलता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड मिलती है, प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ये हमारे उत्पाद हैं। जो CaCO3 है ये अभिकारक है, और जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा उत्पाद है। ये दोनों उत्पाद हैं, CaO प्लस CO2। नेक्स्ट है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी अन्य यौगिक में से परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर देता है। यानी कि इसमें क्या है कि दो अभिकारक मिलके दो उत्पाद तो बनाएंगे, बट इसमें क्या होगा कि जो अधिक क्रियाशील होगा वो तो मतलब कोई मान लो बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी स्ट्रांग दिखाएगा ही ना। जैसे मान लो मैं बहुत तेज हूँ, ठीक है, तो मैं तो मतलब अपने आप को स्ट्रांग बताऊंगी। कोई मान लो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो मतलब कि दूसरे की जगह लेना चाहेगा, बहुत आसानी से ले सकता है। तो वही इसमें भी होता है कि जो हमें दो एलिमेंट दिए होंगे उसमें से जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो दूसरे को विस्थापित कर देता है, बोलता है तुम जाओ यहाँ से और मैं तुम्हारी जगह लूँगा, मतलब उसकी जगह खुद ले लेता है। जैसे मान लो ये Z है, जिंक प्लस CuSO4 से जब अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, Zn बोलता है Cu से कि मैं तुमसे अधिक अभिक्रियाशील हूँ, ठीक है, मैं अधिक क्रिया कर सकता हूँ, अधिक अभिक्रिया कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, तो तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी जगह लूँगा। तो ये Zn है, SO4 के साथ अभिक्रिया करके इसके साथ मिल जाता है और Cu को रिमूव कर देता है, उसको बेचारे को अकेला छोड़ देता है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी सेम वैसी ही होती है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, हमें दो कंपाउंड दे रखे होते हैं, ठीक है। मान लो ये हमें कंपाउंड दे रखा है BaCl2 प्लस दूसरा दे रखा है हमें ZnSO4। ये दोनों क्या है, अभिकारक है। ये दोनों मिलकर उत्पाद बनाएंगे। इसमें क्या है कि इसमें Ba भी हमारा अब ज़्यादा अभिक्रियाशील है, Zn भी हमारा अब ज़्यादा अभिक्रियाशील है। वो क्या करेगा कि आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। ये बोलेगा कि मैं तुम्हारी जगह लूँगा, ये बोलेगा कि मैं तुम्हारी जगह लूँगा। तो Zn है Cl2 के साथ मिल अभिक्रिया कर लेगा, और ये है BaSO4 के साथ अभिक्रिया करके साथ में मिल जाएगा, ठीक है। ये इसी ही कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, कि दोनों ने विस्थापन किया, अपनी जगह से हटे हैं, दूसरी की जगह में आए हैं। तो ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, देखो, वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मान लो हमने किसी दो कंपाउंड को या दो मेटल को या नॉन मेटल को मिला के हमने अभिक्रिया करवाई उनकी, ठीक है। अभिक्रिया करने के बाद इसमें तो हमें सिर्फ उत्पाद मिल रहा था, अभिक्रिया करने के बाद अगर हमें उत्पाद के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ऊर्जा छोड़ता है, अभिक्रिया करने पर ऊर्जा छोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऊष्माशोषी। ये जस्ट इसके अपोजिट है, इसमें ऊष्मा छोड़ रहा था, यानी कि ऊष्मा की इसको जरूरत नहीं थी, ये बाहर कर रहा था ऊष्मा को अभिक्रिया करने पे। ये क्या करेगा, ये अभिक्रिया तभी करेगा जब इसको ऊष्मा मिलेगी, जब इसको ऊष्मा देंगे हम इस अभिक्रिया में, तभी ये अभिक्रिया कर पाएगा। वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का अवशोषण के साथ साथ संपन्न होती हैं उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अगर हमें अभिक्रिया करवानी है तो हमें अभिकारक के साथ साथ उसे ऊष्मा भी देना पड़ेगा। ऊर्जा के
साथ साथ ही वो अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएगी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसे ही कहते हैं जो ऊष्मा को अवशोषण कर सके। ठीक है, इसको याद करने का सबसे इजी तरीका, ऊष्माशोषी यानी कि ऊष्मा शोषण यानी कि ऊष्मा को सोख सके अपने अंदर। ये क्या है? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया दोनों मतलब सेम ही है। इसमें क्या होता है कि उस ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ती है तो वो क्या होगी? अपचयन, और घटती है तो वो हो गई उपचयन। ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का लाभ तथा हाइड्रोजन की हानि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मान लो उपचयन अभिक्रिया में कोई हमने अभिकारक को मिला के उत्पाद बनाया है, अगर ऑक्सीजन अभिकारक में कम हो और उत्पाद बनाने में बढ़ जाए किसी भी एलिमेंट के साथ, उसे क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। अगर ऑक्सीजन बढ़ता है तो हाइड्रोजन की हमेशा हानि होगी, ऑक्सीजन का लाभ होगा, हाइड्रोजन की हानि होगी, वो होगी उपचयन अभिक्रिया। इसकी जस्ट अपोजिट होती है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की हानि हो, इसमें क्या हो रही है? ऑक्सीजन की हानि हो रही तथा हाइड्रोजन का लाभ होता है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो रही है और हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि हाइड्रोजन का लाभ हो रहा है और ऑक्सीजन की हानि हो रही है। इसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा है नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया में किस किस में परिवर्तन आता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं हम, कभी अभिक्रिया करके उत्पाद बनाने को सोचते हैं हम, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आ सकता है कि हमें लगे हाँ कि हमारी अभिक्रिया संपन्न हुई। ठीक है, क्या क्या अभिक्रिया करने के बाद हमें क्या क्या अंतर दिखने को मिल सकता है, ताकि पता लग सके कि अभिक्रिया पूरी हुई है कि अधूरी ही है या फिर गलत हो गई है। तो किन किन चीज़ों में परिवर्तन आता है? ठीक है, पहले आता है रंग में परिवर्तन। अगर कोई मान लो लाल रंग का है तो वो काला रंग का हो जाएगा। ठीक है, रंग में परिवर्तन आता है। अभिकारक और उत्पाद के कलर में परिवर्तन आ सकता है। अवस्था में परिवर्तन आता है, यानी कोई छोटी है तो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, पतली है तो मोटी हो जाएगी, डार्क है तो हल्की हो जाएगी। अवस्था में परिवर्तन। गैस का निकलना, किसी किसी में गैस निकलती है, किसी किसी में गैस नहीं निकलती है। तापमान में परिवर्तन, यानी कि कोई कम तापमान में थी उसका तापमान हाई हो गया, फिर कोई हाई तापमान पे थी उसका कम तापमान लो हो गया, तापमान यानी कि टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है विकृत गंधिका। वसा युक्त अथवा तैलीय सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो तेलों के ऑक्सीजन के कारण उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसे विकृत गंधिका कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कब हमें मान लो कोई सामग्री है, खाने पीने वाली कोई सामग्री है, अगर हम उसको ज़्यादा समय तक बाहर खुले में छोड़ देते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो खराब हो जाती है और उससे जो बदबू आती है उसे विकृत गंधिका कहते हैं। ठीक है, अगर हम मान लो हमारी कोई खाद्य सामग्री है, जैसे मान लो चिप्स का पैकेट आता है, चिप्स उसमें भरी रहती हैं, वो ख़राब नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, नाइट्रोजन की गैस की वजह से वो सलामत रहती है। अगर उसको हम बाहर खुले में छोड़ दें तो कुछ दिन में वो भी ख़राब हो जाएंगी। नेक्स्ट है तापीय अपघटन। जब अपघटन को ऊष्मा के द्वारा करवाया जाता है तो उसे तापीय अपघटन कहते हैं। ठीक है, कोई मान लो रिएक्शन करवाई जा रही है, अगर हम उसमें ऊष्मा देते हैं तो उसे तापीय अपघटन कहते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन। वे अपघटन प्रक्रियाएं विद्युत धारा के प्रभाव में संपन्न होती हैं, वे विद्युत अपघटन कहती हैं। इसमें हम ताप दे रहे थे, इसमें हमें विद्युत देनी है। अगर कोई हम अपघटन क्रियाएं करवाते हैं तो उसे हमें विद्युत धारा के प्रभाव में ही संपन्न होती है वो, तो हमें विद्युत धारा ही देनी पड़ेगी, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। ओके, सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने एक वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। लास्ट में आता है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। हमने अगर कोई अभिक्रिया करवाई है तो हमने जितना अभिकारक लगाया है हमें उत्पाद भी उतना ही करना पड़ेगा, जब भी वो अभिक्रिया होगी वो बैलेंस होगी, संतुलित होगी। अब इसको संतुलित कैसे करते हैं? मान लो Mg, मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके MgO बनाते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन हमारा 2 है ना, और यहाँ ऑक्सीजन हमारा 1 है, तो क्या ये
अभिक्रिया संतुलित है? नहीं है ये अभिक्रिया संतुलित। अब इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो हम यहाँ ऑक्सीजन 2 करने के लिए हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ हम 2 लगाया तो Mg भी 2 हो गया, और यहाँ हमारा Mg मैग्नीशियम हमारा 1 दे रखा था, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अभी ये अभिक्रिया हमारी क्या है, संतुलित है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें BaCl2 प्लस H2SO4, इसके साथ हम जब अभिक्रिया करते हैं इन दोनों की तो हमें BaSO4 मिलता है, प्लस में HCl मिलता है। ओके, अब इधर देखो आप, इधर SO4 ये तो 4 है, यहाँ भी हमारा SO4 4 है। बेरिलियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी हमारा बेरिलियम 1 है, ये दोनों तो बैलेंस हो गए। अभी Cl2 यहाँ पे हमारा Cl क्लोरीन 2 है, यहाँ हमारा क्लोरीन सिर्फ 1 है, यहाँ हमारा H भी 2 है, यहाँ हमारा H भी 1 है। तो यहाँ संतुलित करने के लिए हम अगर यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो ये अभिक्रिया हमारी पूरी संतुलित हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा Fe आयरन प्लस H2O। अगर इन दोनों की हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें Fe3O4 प्लस H2O उत्पाद में मिलता है। अब हमें अगर इसको बैलेंस करना है तो इधर देखिए आप, H2 कितना है हमारे पास, 2 है ना। अब इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये H2 हमारे पास 2 है, यहाँ पे भी हमारा H2 है दे रखा है, ये हमारा Fe3 है तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा ना। अगर हम यहाँ 3 करते हैं तो Fe तो हमारा पास इक्वल हो गया। अब बची बात O की, ऑक्सीजन की। क्या ऑक्सीजन हमारा बराबर है? ऑक्सीजन हमारा बराबर नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। अब इसको संतुलित करने के लिए हमें यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। 4 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन जो H है वो असंतुलित हो गया। 2 तो पहले से था, हमने 4 और दे दिया, 4 दूनी 8 हो गया ऑक्सीजन। अब इसको भी हमें 8 करना पड़ेगा, तो इधर भी हम अगर 4 लगा देते हैं तो ये अभिक्रिया हमारी पूरी संतुलित हो गई है। नेक्स्ट Ag प्लस Cl2 AgCl, ठीक है। Ag प्लस Cl2 अभिकारक दोनों मिल के हमें उत्पाद देते हैं AgCl। अब इसको भी हमें संतुलित करना पड़ेगा। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे हम, Cl हमारा 2 है तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 करने पास Ag हमारा 2 हो जा रहा है, 2 हो जा रहे हैं ना Ag। अब Ag को भी हमें 2 करना पड़ेगा यहाँ पे भी। अब ये अभिक्रिया भी हमारी पूरी संतुलित है। नेक्स्ट Ag प्लस Br2, ये इस अभिक्रिया को भी हमें संतुलित करना है। Br यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 2 कर देंगे तो Br तो हमारा संतुलित हो गया। अब Ag हमारा 2 हो गया ना, यहाँ हमारा Ag 1 ही है तो यहाँ पे भी 2 कर देंगे। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको किसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए 1 शॉट में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।